टॉपिक चल रहा था प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें 4 कैटेगरी ए बी सी डी हो चुकी थी, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड से भी बना चुके थे, एसिड से भी 2 तरीके थे, डी कार्बोक्सिलेशन और कोलबेज। मुझे सिर्फ एक बार मैकेनिज्म के बारे में बताइए, वुड्स रिएक्शन में मैक्सिमम एडवांटेजेस के साथ या मैक्सिमम टिक के साथ कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर्ड है? ऑल्दो दो आर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कोलबेज में कौन सा मैकेनिज्म है? उसमें भी फ्री रेडिकल बनता है, राइट लेकिन दोनों ही मैकेनिज्म हाईली कंट्रोल्ड हैं, दोनों में फ्री रेडिकल है। चेन रिएक्शन, मैं अपना रिकॉर्डिंग जब देख रही थी तो मेरे मुंह से एक जगह पे फ्री रेडिकल चेन निकल गया था, तो मैं उसको जरा क्लियर कर दूं। अभी तक चेन रिएक्शन नहीं आया आपके सामने। चेन रिएक्शन वो होता है जिसको फिर कंट्रोल करना पड़ता है, वो अपने से कंट्रोल होता नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 2 मैकेनिज्म आपके सामने आए, दोनों के दोनों अब तक फ्री रेडिकल वाले आए हैं। आखिरी प्रेपरेशन जिसको थोड़ा टेस्टफुल टाइम चाहिए था, ग्रिग्नार्ड के साथ गिलमैन मिलाना मेरे को मुश्किल लग रहा था उस दिन आप लोगों के लिए, तो लास्ट प्रेपरेशन जो कि RX, अगेन वही एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी चल रही है, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड भी पढ़ डाला था, बहुत कुछ था जिसमें एल्काइल हैलाइड से क्या क्या तरीके थे। आई थिंक जिंक वाला था, फ्रैंकलिन वाला भी था, मतलब ये जो सारे मेथड्स पढ़े थे। नाउ सिया यही है, मुस्कुराए जाने, तो मैं सोच रही हूँ अभी मुस्कुराहट बंद हो, मैं पूछूं क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऑल गुड, एवरीथिंग इज ठीक ठाक। चलो, एल्काइल हैलाइड मेरे पास है फिर से। इसको अब मैं मेटल कौन सा दे रही हूँ? सोडियम नहीं दे रही तो वुड्स नहीं होगा, मैं मैग्नीशियम नहीं दे रही तो ग्रिग्नार्ड का कोई सीन नहीं है। अब मैं दे रही हूँ एक और मेटल, दैट इज लिथियम। जैसे ही लिथियम मैंने दिया, लिथियम इज अगेन S ब्लॉक का मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल ये भी। तो लिथियम जो क्या करेगा, अभी X को हटा के खुद R के साथ लग जाएगा, Rl, राइट। तो एक लिथियम नहीं, 2 लिथियम एक साथ हुए, वो X किधर जाएगा? X के साथ भी लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड ये बन सकते हैं बड़े इजीली। और मेरे पास RLi नाम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। एक ऑर्गेनोमेटेलिक हमने देखा था ग्रिग्नार्ड लास्ट क्लास में, RMgX। ऐसे ही ये भी मेरे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना। अब ये RLi, ऑफ कोर्स कार्बन और मेटल कोई बॉन्ड, कामयाब बॉन्ड तो है नहीं, एक का नेचर कुछ एक का नेचर कुछ, तो ये कोई बहुत सक्सेसफुल बॉन्ड में से नहीं है। अगर इसके सामने कॉपर का आयोडाइड लाया जाए, CuI, ये मैं प्रेफर करती ही आयोडाइड से हूँ। यहाँ पर I है तो I है, यहाँ X नहीं है कि आप कॉपर क्लोराइड ले आओ, कॉपर ब्रोमाइड ले आओ। जहां हेलोजन की चॉइस होगी वहां X दिया जाएगा, जहां चॉइस नहीं होगी वहां जो हेलोजन दिया आपको वही देखना होगा। तो मैंने दिया यहां पर कॉपर आयोडाइड। अब ये कॉपर आयोडाइड क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से, कॉपर 2 एल्काइल इसने अपने पास खींच लिए, तभी यहां पर मैंने क्या लिखा है 2। ये रटना है आपको, मैं सिर्फ रटना आसान करवा रही हूं। तो 2 लिए इसने R2Cu, उसकी वजह से इस पे चार्ज आया नेगेटिव, ये बना एक कॉम्प्लेक्स एनायन। जब भी कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है उसके चारों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, तो ये बना मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनायन। एनायन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पक्का आसपास कोई कैटायन है वही जुड़ा होगा, उसी के दम पे ये खड़ा है। आयोनिक बॉन्ड के लिए लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए लाइन नहीं खींची है यहाँ पे। इट इज R2Cu नेगेटिव, Li पॉजिटिव, मीन्स दिस इज आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट। अब आप केमिकल बॉन्डिंग में उस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं ना, जब आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस में तीनों बॉन्ड पॉसिबल है, आयोनिक भी, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमको धीरे धीरे। ये आयोनिक बॉन्ड भी था, अंदर पक्का कोवेलेंट होगा, कार्बन है, R है, तो कोवेलेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट है कि नहीं है अभी थोड़ा और टाइम बाद पता लगेगा, जब 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आएगा। तो इस तरह से ये बन के आया एक रिएजेंट जिसको कहते हैं गिलमैन रिएजेंट। R आपकी मर्जी का, आप मिथाइल ले लो, अब यही करना है, आप इथाइल ले लो, आप प्रोपाइल ले लो, आप ब्यूटाइल ले लो, कुछ भी ले लो, R आपकी मर्जी का। जो एल्केन बनाना उस हिसाब से R चूज करेंगे, लाइक लास्ट क्लास। ये सब बन गया, इसको कहते हैं गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन कैसे बनता है इस कहानी का आपको एक बार बस पता होना चाहिए कि गिलमैन बनता कैसे है, क्योंकि उसको भी आपसे पूछा जा सकता है, ये अननेसेसरी नहीं लिखा मैंने। तो गिलमैन बनाने का तरीका फिर से देखें, शुरुआत किससे हुई? एल्काइल हैलाइड, पहले उसको क्या कराया, लिथियम के साथ करा के RLi बना, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना तो फिर उसको एक ही चीज आके देनी है, कॉपर आयोडाइड। कॉपर आयोडाइड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ मिलके
यही वाला आर 2 बार आया, बस ध्यान ये देना, 2 आर है तो क्या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं? गिलमैन वो होता ही नहीं। तो गिलमैन समझ गए तो कॉरेहॉस समझ गए। गिलमैन का मतलब है 2 आर जो कॉपर के साथ लगे हैं वो दोनों के दोनों आर जो हैं वो सेम होंगे, पॉसिबल ही नहीं है उनको डिफरेंट कर सको। वुड्स में किया था कि आर एक्स, 2 तरह के आर एक्स ले लिए जी, एक आर इधर का आ गया, एक आर इधर का आ गया, और हमने देखा इससे प्रोपेन भी कुछ अमाउंट में बनता है, चाहे 25% ही बनता है। गिलमैन में कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आर एक्स एल्काइल हैलाइड से आर नहीं आ रहा है, आर किससे आ रहा है? आर एल से आ रहा है। आपने एक ही एल्काइल हैलाइड लिया, उसी एक से आर एल बना, उसी आर एल के 2 मॉलिक्यूल जाके कॉपर आयोडाइड के साथ अटैच होंगे। सो गिलमैन में दोनों आर आपके पास अभी तो सेम है, तो ये होता है मेरे पास गिलमैन। ठीक है जी, आर मेरे पास सेम है, वो सारा जब करूंगी तब असली समझ में आएगा, अभी तो बता रही हूँ। ये मेरे पास बन गया गिलमैन। गिलमैन उठा के लाई। आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? आपको गिलमैन सही चूज करना होगा कि सामने ये एल्केन बनाना है, तो गिलमैन कौन सा लाऊं, ये टास्क है अभी मेरा। तो मैंने गिलमैन बनाया, अभी तो आर से काम चला रहे। फिर आर डैश एक्स डिफरेंट एल्काइल हैलाइड चाहो तो ला सकते हो, तो मैं वही लाऊंगी। अब समस्या मेरे पास, या एक सवाल मेरे पास और है भाई, जब एल्काइल हैलाइड बनाने के इतने मेथड्स थे तो मुझे जरूरत क्यों पड़ी एक और को लाने की? सब मेथड में एक एक कमी थी। सोचते हैं क्या वुड्स में क्या गड़बड़ थी? उसमें हमेशा सोडियम गड़बड़ नहीं है, उसमें सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स बन सकते थे जिसके 2 इक्वल हिस्से हो सकते हैं। भाई प्रोपेन कहां से बनाऊं मैं? एल्काइल हैलाइड से प्रोपेन बनाना है, ग्रिग्नार्ड तो सॉरी मेरे लिए वुड्स तो खत्म। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में कोई समस्या थी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्या था? RMgX को कोई भी प्रोटॉन डोनर दो, अपना RH बन जाएगा, राइट? तो अभी तो मेरे को कोई समस्या समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप ये पढ़ लेंगे ना थोड़ी और ऑर्गेनिक, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड में भी कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो आप बना नहीं पा रहे थे। तो ऐसे कंपाउंड, यानी कि इस मेथड को डेडिकेट किसके लिए किया गया? हाईली अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो वुड्स तो खत्म है मेरे पास। तो इसके लिए सबसे बड़ी लाइन जो मेरे नोट्स में होनी चाहिए, अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने हैं, हमेशा आप देखोगे आपका हाथ पड़ेगा कॉरेहॉस पे। सिमेट्रिकल के लिए आपका हाथ पड़ेगा ग्रिग्नार्ड पे। तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड, कॉरेहॉस बनाना है, ग्रिग्नार्ड बोल रही हूँ सॉरी, वुड्स। और अगर अनसिमेट्रिकल बनाना है तो आप वुड्स को तो कभी हाथ ही नहीं लगाओगे, आप किसकी तरफ आने की कोशिश करोगे? कॉरेहॉस। अच्छा, सब जगह कुछ ना कुछ दिक्कत थी। आपको पता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड एक रिएक्शन नहीं देता। अब अगर एक साइड मेरे को एल्केन में टर्शरी ग्रुप चाहिए, मैं वुड्स तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। छोड़ो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, टर्शरी भी उसमें फेल हो रहा है जाने में। तो देयर वर इश्यूज जिन सबको सॉर्ट करने के लिए टिपिकली अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए मैं इसको लेना पसंद करूंगी। कैसे? अब एक रिएक्शन देखते हैं। ये पहचान लोगे कि गिलमैन है। फर्स्ट, दिस इज गिलमैन, R2CuLi इज गिलमैन, RMgX इज ग्रिग्नार्ड। तो अब मैंने आपको गिलमैन दिया एक, लेकिन उसके सामने कैटेगरिकली देखो मैंने क्या चुना है, वो एल्काइल हैलाइड जो वुड्स में फेल हो रहा था। यानी मेरे पास आया इस एल्केन को बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है, और उस एल्केन में एक साइड, एक तो वो एल्केन अनसिमेट्रिकल है और उस एल्केन में एक साइड टर्शरी ग्रुप है। आप लेटर ऑन जब थोड़ा और आपका ये चैप्टर्स हो जाएंगे आपको पता चलेगा टर्शरी एल्काइल हैलाइड को डील करना बहुत मुश्किल है। इकलौती एक मेथड बचेगी आपके पास ही जिसमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड बड़ी खुशी से घुस जाता है। तो जब आप देखेंगे ना एल्केन ऐसे जिसमें हाईली अनसिमेट्रिकल, एक साइड तो टर्शरी है, जैसे ही आप देखोगे अच्छा ऐसा एल्केन बनाना जिसमें एक साइड टर्शरी है, आपका हाथ ना ग्रिग्नार्ड पे पड़ने वाला है ना वुड्स पे पड़ने वाला है, आप तुरंत कॉरेहॉस लोगे। इसीलिए यहां ब्रैकेट में लिख लेना ये अनसिमेट्रिकल, स्पेशली व्हेन वन ग्रुप इज टर्शरी। जब एक ग्रुप टर्शरी है तब तो टपक के यही मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए, और मेथड्स हो भी तो कोशिश। तो अब आप ये देखिए मैंने कौन सा एल्काइल हैलाइड चूज किया है, विच फेल्स इन वर्ड्स, जो वुड्स में घुस ही नहीं सकता था एल्केन बनाने के लिए, और शर्त ही यही दे रखी हो बच्चों। अब आप कहोगे नहीं मैं तो ग्रिग्नार्ड ले लूं, मैं ये ले लूं, वो ले लूं, मैंने बोल ही यही रखा हो अगर इससे आप फलाना एल्केन कैसे बनाओगे। टर्शरी एल्काइल हैलाइड देखते कोशिश करिएगा, कॉरेहॉस पकड़िएगा।
बाकी जगह टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, वो रिएक्ट नहीं होगा उस तरह से जिस तरह से आप चाह रहे हो। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड के पहले से कुछ और प्लान्स होते हैं, ये टूटा Cl और उसके बाद क्या हुआ चेक। एक ये R ग्रुप है, अगर सब यही देख रहे हो तो 1R एंड अदर R, ये दोनों R मिलके एल्केन प्रोड्यूस करेंगे। होगी के टफ मेंस के अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो कुछ भी साइक्लिक डाल दो तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। सोचिए मैं फिर गिलमैन लाई और अब के क्या लाई हूं, ईटी माने इथाइल, एक तरफ ईटी लिख दिया एक तरफ C2H5 लिख दिया कि आप लोगों को रिवाइव हो जाए क्या था ये गिलमैन तो पहचान लेंगे सारे बच्चे कि क्या होता है गिलमैन। इसके बाद मैंने कौन सा हैलाइट दिया है, टर्शरी नहीं लेकिन कुछ तो कॉम्प्लेक्स सा दिया है, साइक्लो प्रोपाइल वाला। IUPAC इसका क्या होता, क्लोरो साइक्लो प्रोपेन IUPAC, राइट। प्रोपाइल क्लोराइड इज कॉमन नेम, ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन में कॉमन नेम चलते हैं। IUPAC तो मैं पूछ रही हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा बता सकें। तो इसके बाद दिख रहा है कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ। इजी थियोरेटिकल एक टॉपिक लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाथों हाथ हो जाने वाला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, वेरी लेस कवर्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम, बहुत कम है कवरेज इन सब की छोटी छोटी चीजों की। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेन ये तीन चीजें देखेंगे। कहीं कहीं कुछ और भी आ गया तो बात अलग है, डेंसिटी वगैरह, बट मेनली ये तीन चीजें देखनी होती हैं ऑर्गेनिक में। सबसे बड़ी चीज कोई मेरे को मेरी क्लास में बताए क्यों ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। आपको पढ़ाया जा चुका है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, मुझे निकलवाना है क्यों ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 है, तो बिल्कुल सही आंसर। यस, क्योंकि एल्केन्स क्या हैं, नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से। नॉन पोलर इज नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट विच इज वाटर। अच्छा फिर एक और पूछ लेती हूं, एल्केन्स फिर किस में सॉल्युबल होंगे। मान लो मेरे को एल्केन का कोई रिएक्शन करना है, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड CS2 और CCl4, ये तीन बहुत पॉपुलर नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जो हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ही बड़ा भाई समझ लीजिए, ठीक है, नॉन पोलर होता है ना CO2, ऐसे ही CS2 भी। तो ये तीन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एसीटोन भी आ जाएगा, बट चलो एसीटोन में आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, अभी इट्स लिटिल अर्ली। सो आप लोग ये तीन हमेशा याद रखना। ईथर, ड्राई ईथर बहुत चल रहा है ना लास्ट क्लास से, ईथर भी लगभग पोलैरिटी में कुछ खास होता नहीं है। तो ये सारे सॉल्वेंट हैं ऑर्गेनिक, लेकिन अभी तीन कंफर्म्ड आज के बाद मेरे को मिलने चाहिए, बेंजीन, CCl4 और CS2, बस ये तीन रहना आज। तो तीन ही प्रॉपर्टीज करनी है मैंने। एक तो हो गया सॉल्युबिलिटी, दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आता है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट विल बी बटर वॉक अगर आप मेरे को एक बात याद दिला पाए। यहां जो है वो भी आप समझ भी नहीं सकते, मुझे याद दिलाइए। मेल्टिंग पहले क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या लगता है किस पे डिपेंड करता होगा, कौन से फोर्सेस? ना 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 ना, और बड़ी हेडिंग, मेन हेडिंग, वेंडरवॉल फोर्सेस। ये तो नाम से आया, तो मेरे को वेंडरवॉल नाम से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन फोर्सेस को और क्या बोलते थे? अरे नहीं, ये तो फर्स्ट कैटेगरी थी उसकी। आप लोग बहुत अच्छा आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन थोड़ा और अच्छे के लालच हो गया। वेंडरवॉल फोर्सेस आर डैश फोर्सेस, weak forces. London forces is a type, dispersion forces is a type. Please थोड़ी देर बाद नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में और कुछ बेटर, बहुत सही। अगर एक छोटे बच्चे, अब बड़े हो गए हो, अब 11th, अरे भाई आजकल तो 10th के इतने बच्चे आ रहे हैं ना एडमिशन के लिए, उन सबसे मैं पूछ रही हूँ फिर से, 10th का कौन सा साइंस का चैप्टर सबसे गंदा लगता है? एक ही जवाब है, यू कैन गेस। तुम्हारे नवा शहर से भी कोई आए हैं, राइट? तो और भी जो बच्चे हैं, हर कोई, मैंने पूछा क्यों, कल शाम को एक बड़ा पतला दुबला सा बच्चा, ये क्यों कार्बन कंपाउंड टफ क्यों लगता है? रिएक्शंस बहुत हैं। मैं कहा बेटा तू कल की क्लास लगा, 4 रिएक्शन है। मैंने ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे भी निमाणे जे है ना इतने से। तो मैंने कहा नहीं, बट मन में ये सोचा कि कल के बैच में बिठाती हूँ। रिएक्शंस बहुत हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड को बोल के गया वो बच्चा कल मेरे को। एनीवेज,
लंदन फोर्सेस और ये सब तो थे टाइप्स, एक शब्द सही आया। वेंडरवॉल फोर्सेस आर फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड, और बेटर शब्द चाहिए, गलत हो रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके अलावा कोई शब्द पहला नहीं आना चाहिए। पता सब कुछ है, लेकिन राइट टाइम पे राइट चीज भी अब मेरे लिए टाइमिंग में आएगी। तो वेंडरवॉल फोर्सेस क्या थे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले वीक फोर्सेस। सारे शब्द बोल दिया आप लोगों ने, वीक भी बोला आप लोगों ने, आपने सब बोल दिया, लेकिन ये शब्द से आप बच नहीं सकते, इंटरमॉलिक्यूलर। अब आ जाते हैं जो बहुत देर से आ रहा है, टाइप्स। पहली टाइप थी लंदन फोर्सेस, दूसरी टाइप थी डायपोल डायपोल, तीसरी थी आयन डायपोल, चौथी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस कभी भी कूद के मत बोलना। वो फोर्सेस इतने कमजोर हैं, वो लगभग सभी के बीच होते हैं, इवन इफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज देयर, बिकॉज दे एक्ट ऑन सरफेस। वो बड़े टेम्परेरी होते हैं। तो आप अगर कोई और फोर्स है तो पहले उसका नाम लेना। अगर मैं कहूं वाटर के बीच में कौन सा फोर्स है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं कहूं दो HCl मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड लंदन फोर्सेस, परफेक्ट। और अगर मैंने कहा जिनॉन के दो एटम्स या मॉलिक्यूल कुछ ही कह लीजिए, उसके बीच कौन सा फोर्स है, तब पहला जवाब आना चाहिए लंदन फोर्सेस। अदरवाइज लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू स्पीशीज पॉसिबल इन अर्थ। हर दो स्पीशीज के बीच में से लंदन फोर्सेस पहला बोलते हैं तो उसको हम थोड़ा सा कहेंगे इम्पेशंस, थोड़ा सोच के ठहराव से मेन वर्ड बोलिए। यानी बॉइलिंग पॉइंट कौन डिसाइड करेगा अब? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, एल्केन तो नॉन पोलर है, कार्बन और हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल था। सिंस दे आर नॉन पोलर, तो जो फोर्सेस दो नोबल गैसेस के बीच में है वही फोर्सेस इसमें कौन से? लंदन फोर्सेस। तो मुझे पता है इसमें फोर्सेस का तो नाम मैं क्या ही बोलूं, मुझे लगता है बच्चे पकड़ लेंगे, बट स्टिल अगर आपको लगे आप नहीं पकड़ पाए हैं तो लिख लीजिए इनमें फोर्सेस कौन से लगते हैं? लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इन सभी फोर्सेस में एक और कॉमन बात थी, और वो कॉमन बात क्या थी? दे एक्ट ऑन सरफेस ओनली। तो वो सब भूल भी गया तो आज मौका है उसको याद करने का। ये सारे फोर्सेस एक्ट ऑन सरफेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा, जितनी उसकी सेहत बढ़ती जाएगी, उतना फोर्स भी बढ़ता जाएगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से चलूं, इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर, तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा पेंटेन से, देन ब्यूटेन, और लास्ट में आएगा मीथेन। जो सीवेज वर्कर्स होते हैं, सीवेज पाइपलाइंस मेंटेन करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनकी डेथ अगर होती है तो एक फेटल गैस को इनहेल करने से होती है, जो हमेशा बायोगैस में बहुत डोमिनेट करती है, मीथेन। इट इज पॉइजनस, और वो सबसे पीछे है, वो गैस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ऑल आर रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट गैसेस। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन समझ आ गया। लेकिन मुद्दा तब आता जब कार्बन के नंबर सेम हुए, तब क्या? अगर मान लो कार्बन के नंबर सेम है, फिर तो एल्केन एक ही है, नहीं, आइसोमर्स। अगर मैं बात करूं पेंटेन, तो पेंटेन की 3 फॉर्म पॉसिबल है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तीनों स्ट्रक्चर्स बना रखे। अब मुझे यहां पर देखना है मोर ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हुई, ज्योमेट्री मोर और लेस किसके आसपास पहुंची? स्फेरिकल। स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। लीस्ट सरफेस एरिया, minimum surface area means minimum magnitude of any van der Waals force, be it dipole dipole। यहां तो बाई चांस डिस्पर्शन है, बट अगले चैप्टर्स में आके जब अल्कोहल आप 12th में पढ़ेंगे, वहां पर आपको सॉरी अल्काइल लाइट, वहां पे आपको डाइपोल डाइपोल मिलेगा। वहां पर मैं क्या बोलूंगी? जितना कम सरफेस एरिया उतना कम फोर्स, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का ज्यादा, उसके बाद आइसोपेंटेन, और उसके बाद नियोपेंटेन, राइट। तो अगर आइसोमेरिक एल्केन्स में बात करनी है तो सरफेस एरिया, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में बात करनी है तो बॉइलिंग पॉइंट में ऊपर ही। यानी बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया ब्रांचिंग के इनवर्स जाता है। यहां तक सबको क्लियर? कुछ गलत है तो बता दीजिए।
जो मैंने बोला और लिखा उसमें अगर फर्क हो तो आई एम रेडी टू डू एडिट इफ नीडेड। अंडरस्टूड? तो इसकी कवरेज इसीलिए मैंने बोला कम है। जब पूरी ऑर्गेनिक को लेके क्वेश्चन बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड जब बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप वालों को ज्यादा पकड़ लेते हैं, एल्केन बहुत कम देखा गया स्कूल पेपर्स में, यस वहां आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है इसकी, अदरवाइज इसकी कवरेज बहुत कम देखी जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या लगता है मेल्टिंग पॉइंट में क्या चीज रोल प्ले कर सकती है? 2 चीजें, एक तो वैन डर वाल्स फोर्सेस और दूसरा पैकिंग। गैस जब लिक्विड से जब गैस बन रहा है बॉइलिंग, वहां पैकिंग कोई मायना नहीं रखती, लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो वहां एक फैक्टर और आ जाता है, पैकिंग। आपका अंदाजा क्या है, सिमेट्रिकल की पैकिंग अच्छी कि अनसिमेट्रिकल की पैकिंग अच्छी? सिमेट्रिकल की पैकिंग अच्छी। बड़े की पैकिंग अच्छी कि छोटे की पैकिंग अच्छी? तो अब यहां फंस गई मैं। बड़े में वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा लगते हैं और छोटे में पैकिंग अच्छी होती है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन में पूछ लिया मैंने, एक में 3 कार्बन है, एक में 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले में फोर्सेस ज्यादा, एम आई राइट? और 4 कार्बन में फोर्सेस क्यों ज्यादा है भाई? सरफेस एरिया ज्यादा है। 3 वाला छोटा होगा, तो मुझे लगता है छोटे में तो पैकिंग अच्छी होगी। तो क्या करूं मेल्टिंग पॉइंट? अगर इतना सिंपल होता तो मैं नीचे लिख देती, सिमिलर टू बॉइलिंग पॉइंट वी फॉलो ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट, बट वो मैंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में मेरे को दोनों फैक्टर्स का कंबरसम मिला जुला इफेक्ट देखना है। तो अब हम आते हैं किस पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर क्लियर हुआ हो तो पहले थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन आपको आ सकता है। ये हमने अच्छा, पहले तो पेंटेन और ब्यूटेन, अगर मैं पिछले कॉन्सेप्ट से चलती तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए था? सॉरी, मैंने ये बनाया है, एक बार दिखा दूं, बीच में गैप कम रखा है, आप कंफ्यूज ना हो। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, लेट मी ट्राई, अगर ये खिसक जाए तो, यस यहां नहीं खिसकेगा। एनीवेज, ये जो मैंने बनाया है पेंटेन बनाया है, राइट? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। जब पेंटेन के मॉलिक्यूल्स पैकिंग के लिए आ रहे होंगे, पैकिंग का मतलब क्या है? हमने फ्रीज करना शुरू किया, माइनस में टेम्परेचर ले गए तो चीज लिक्विड से क्या होनी शुरू होगी? सॉलिड। सॉलिड होने का मतलब क्या है? फ्रीज होने का मतलब क्या है? थोड़ा डेंस कॉम्पैक्ट पास पास आएंगे। जब ये पास पास आने लगे, देखना बच्चों, अच्छा नेचर में एल्केन जिगजैग होते हैं हमेशा। नेचर में जब देखा गया पैकिंग में एल्केन का मॉलिक्यूल जिगजैग पैक करता है अपने आप को। ये 2 पेंटेन बहुत पास आए, पैकिंग में यही होगा, बन गया सॉलिड एल्केन। ऐसे ही एक और एक और एक और, फिर नीचे ऊपर लेयर्स। इस हिस्से का क्या हुआ? खाली जगह, वॉइड, खोखला रह गया ये हिस्सा। मैंने जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन को लिया तो उसमें ये जो पहाड़ बन रहे हैं, जब ये पैक होंगे तो ये हिस्सा खाली बच जाएगा। वेकेंट स्पेसेस, हॉलो स्पेसेस, वॉइड्स कहते हैं जिसको, खाली जगह बच गई। अब इसमें बच गई खाली जगह, तो क्या इसके पहले जो आता था ब्यूटेन, जिसमें कार्बन नंबर कम है, उसने जिगजैग अपने आप को लगाया, तो देख रहे हो कैसे आया। और दूसरा मॉलिक्यूल जब लगाया तो वो इस तरह से सेट हो गया कि खाली जगह कितनी बची इसके अंदर? वेरी लेस। कोई मेरे से पूछे इसमें वेकेंट स्पेस ज्यादा बचा कि इसमें? दिख रहा है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पर है वहां हमेशा पैकिंग पुअर होगी एज कंपेयर टू व्हाट? दोनों पड़ोसी। पेंटेन की पैकिंग इज पुअर एज कंपेयर टू ब्यूटेन, एज वेल एज कंपेयर टू, एक और हो सकता है इससे पहले, पहले मतलब इसके आजू बाजू, अगर वहां ब्यूटेन है तो यहां हेक्सेन होगा, बट वो चीज मैं नीचे लाती हूं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट। पहले एक बात समझ लीजिए, ज्यादा कार्बन होने के बावजूद भी, ज्यादा कार्बन होने के बावजूद भी मेल्टिंग पॉइंट इसका कम रहा। वैन डर वाल्स फोर्सेस के मुकाबले कौन डोमिनेट कर गई? पैकिंग, लेकिन सिर्फ पड़ोसियों में। ये डोमिनेशन पूरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पड़ोसियों में। एनी 2 नेबर्स, जस्ट सी गुड पैकिंग फर्स्ट, देन सी नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जब गुड पैकिंग आ गई तो ब्यूटेन, इवन इसमें सरफेस एरिया कम होते हुए भी मेल्टिंग पॉइंट ब्यूटेन का ज्यादा होगा। पहले ये बात क्लैरिटी से समझ लो आप।
बॉइलिंग से थोड़ा सा रिवर्स गया, बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। अच्छा ठीक है भाई, अब आप सोचिए पेंटेन, चेक एवरीवन, पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ब्यूटेन से कम है। अब मैं आती हूं हेक्सेन और पेंटेन। हेक्सेन में फिर पैकिंग बहुत अच्छी होगी, पेंटेन तो बुरी पैकिंग लिए बैठा है अपने दोनों पड़ोसियों से, हेक्सेन भी पेंटेन से आगे है, ब्यूटेन भी पेंटेन से आगे है। ऑड वाले से हमेशा इवन वाले, जस्ट इमीडिएट इवन वाले मेल्टिंग पॉइंट में ऊपर होंगे जी। अभी डोंट क्रिएट क्वेश्चन, अभी आप उस लायक हुए नहीं, थोड़ी देर में आपको जो पूछने वाले हो, मुझे भी पता है क्या आने वाला है, वो नीचे ला रही हूं। पहले सिर्फ 3 के बीच की लड़ाई सुलटाओ, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पहले इन 3 की फाइट समझाओ आप, कि अब आप वो मेरे को प्रोपेन की तरफ नहीं ले जा सकते, इट्स लिटिल अर्ली। क्या आपको पैटर्न समझ आ गया? इस पैटर्न को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ और मेरे से गलत होगा ड्रॉ, तो आप लोग कोशिश करना सही करने की। ये है मेरे पास नंबर 4 वाला कार्बन। सबसे अच्छी पैकिंग 4, 5, 6 में किसकी है? सबसे गंदी पैकिंग किसकी है? 4, 5, 6, 5। ओके, तो ये रहा मेरे पास 4। खराब पैकिंग का मतलब क्या है? उसका नंबर 4 की यहां बनाऊं तो मेल्टिंग पॉइंट 5 का गिर गया, हाँ या ना? अच्छा, 5 और 6 में किसकी पैकिंग अच्छी? 6, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। बट 4 और 6 दोनों की पैकिंग अच्छी है, कुछ ऐसा ही आने वाला था तुम्हारा सवाल। अब प्रोपेन किधर रखूं, हेप्टेन किधर रखूं, उसको समझाने से पहले मेरे को ये 3 डॉट्स जुड़वाने थे, 4, 5, 6। आई मेड श्योर 4 से ऊपर 6 जाए। 2 अच्छी पैकिंग वाले, तो दोनों में किसको देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। 2 बुरी पैकिंग वाले, उसमें फिर किसको देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब मैंने ऐसा करने की कोशिश करी तो मेरे पास ग्राफ जिगजैग आया मेल्टिंग पॉइंट का। चेक, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड फाइंड आंसर हियर, एंड इफ नॉट लेट मी नो। 2 बुरी पैकिंग वाले, उनमें भी आपको सरफेस एरिया देखना है। 2 अच्छी पैकिंग वाले, उनमें भी आपको सरफेस एरिया देखना है। चेक करना, 3 और 5 दोनों ही बुरी पैकिंग, उसमें किसको ऊपर रखा है मैंने? 5 को। 4 और 6 दोनों अच्छी पैकिंग, उसमें किसको ऊपर रखा है? 6 को। अब तुम कोई भी 4 देख लो, ट्रेंड सेट कर लो। जब भी एल्केन के आपको ट्रेंड सेट करने आएंगे मेल्टिंग पॉइंट के, यहां सिर्फ एक चीज लेके जाना, जिगजैग कर्व। तो अब अगर मैं पूछ लूं नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? 6 का। फिर कौन आएगा? 5। फिर कौन आएगा? 3। अंडरस्टूड जिगजैग पैटर्न? अब नोट करिए जी, किसमें? 3? हाँ, बेटा पैकिंग अकेला नहीं डिसाइडर है ना, फोर्स भी तो है ना। वही तो कहा ना, कंबरसम इफेक्ट जहां आ गया वहां मेरे को दोनों, वहां मैंने कैसे ढूंढा? मैं लैब में गई, मैंने मेल्टिंग पॉइंट चेक किया, मेल्टिंग पॉइंट 7 का बड़ा आया। इट मींस दोनों का कंबरसम इफेक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों फैक्टर्स का कंबरसम इफेक्ट है। यस, सिर्फ हम नेबर कार्बन एटम, बट इससे ये भी तो पता चल गया ना। यस, कर सकते हो। उसमें भी जब आप एक्चुअल ग्राफ देखेंगे ना, मैंने तो यहाँ पे जिगजैग पैटर्न बनाया, आपको जो मैंने बुकलेट दी उसमें एक्चुअल ग्राफ दिया है, बिल्कुल कर सकते हो, रेदर शायद करना भी चाहिए। अब जाके तुम उस ग्राफ में जो एक्चुअल ग्राफ है, यहां तो हमने सिर्फ पैटर्न समझाया, अब जाके ग्राफ में देखना, ये तुम्हारा काम है बुकलेट में। 4 और 7 में क्या था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने सिर्फ आपको अभी जिगजैग पैटर्न समझाया क्या होता है ग्राफ का, राइट? अभी एक स्लाइड और आनी है और उसके बाद अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, प्लीज बुकलेट, दैट इज द रीजन ऑर्गेनिक की बुकलेट पढ़िए आप, थोड़ा और समय दीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि मैम जो आपने पढ़ा और जो बुकलेट में लिखा है उसके हिसाब से ग्राफ में एक स्पेशल केस है तो करेंगे मेंशन। पेंटेन हेक्सेन में क्या पता वो नियो हेक्सेन हो, क्या पता वो नियो पेंटेन हो। यू कैनॉट आंसर योर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ग्राफ, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। ग्राफ से आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होंगे, एक ग्राफ में सब कुछ नहीं लाया जा सकता। आपको पता है पेंटेन का भगवान जाने आइसो दे रखा है उसके अंदर, उसमें नियो दे रखा है, तो ब्रांचिंग बदल गई, सरफेस एरिया कम हो गया, फोर्स और कम हो गया। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको बात करनी है। मेरे को कहा गया पहले तो इन 2 को पहचानो, ये क्या है, नाम दो इनके। पहले तो कार्बन नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई मेरे से कहे तो 6 कार्बन है, हाँ या ना?
इसमें कितने हैं? 6। इसका नाम क्या होगा? आइसो, इट इज आइसोहेक्सेन। और ये क्या है? इसको कुछ नहीं बोल सकती ना, ये आइसो की कैटेगरी में आएगा ना ये नियो की कैटेगरी में आएगा। आपको पता है, आप आईयूपीएसी दे लोगे, आईयूपीएसी में मैं आपसे क्या गलती कराऊंगी, बट है तो ये भी हेक्सेन। अब ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस की बात है। हेक्सेन लिखती बच्चों तो एन हेक्सेन का तो सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूं किसकी, अभी तो चलो बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इसकी जो समस्या आने वाली है, बॉइलिंग पॉइंट में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, तो मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया। समस्या आने वाली है आपको मेल्टिंग पॉइंट में। अब मुझे आप बताइए एन हेक्सेन और नियोपेंटेन, आपका ग्राफ क्या कहता है हेक्सेन और पेंटेन में, जो बुकलेट में खोला था आपने? हेक्सेन का ज्यादा, पेंटेन का कम है। क्यों? इसको देख के नहीं, क्यों ऐसा दिया है? हेक्सेन पेंटेन में आपको हेक्सेन का ही ज्यादा चाहिए था, नंबर ऑफ कार्बन या गुड पैकिंग? तो अब वहां जब तक आप या मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हमने कौन से एल्केन दिए, हम उस पर धावा नहीं बोल सकते। अब मैं आपको कह रही हूं हेक्सेन और पेंटेन नॉर्मल होता तो किसका ज्यादा होना चाहिए था? किसका ज्यादा होना चाहिए था? और ग्राफ में भी हेक्सेन है। ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कोई यहां से पूछेगा तो ये पूछ सकता है। एन हेक्सेन और एन पेंटेन में आप बता सकते थे वो एग्जैक्ट से भाई इवन ऑड नंबर से, लेकिन जैसे ही मैं हेक्सेन का कंपैरिजन नियोपेंटेन से करने बैठी, मुझे क्या दिखता है? नियोपेंटेन इज हाईली सिमेट्रिकल। चेक, हेक्सेन क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्सेन, चेक कर लीजिएगा एन हेक्सेन। और नियोपेंटेन क्या है? चेक, ये है नियोपेंटेन। इतनी अच्छी सिमेट्री, छोटा बड़ा नहीं, इतनी अच्छी सिमेट्री, पैकिंग इतनी अच्छी हो गई कि जो उसके अंदर खाली स्पेस बच रहा था ना, इसके अंदर उतना भी नहीं बचा, बिकॉज ऑफ हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। चारों तरफ से सेम है। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट सरफेस एरिया, आई एम टेलिंग अबाउट सिमेट्री। पैकिंग आते ही सिमेट्री प्लेज ह्यूज रोल अबव ऑल एवरीथिंग। तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको नहीं पता चलेगा, बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि इनके रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट। तो जैसे हमारी एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है, हम समझने लगते हैं 25% चैप्टर की तरफ हम आ गए, क्लोजर की तरफ, ठीक है, विच इन्वॉल्व +2 पार्ट ऑल्सो, ये ध्यान रखिएगा। सो अब मैं आती हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ी देर आपको अपना दिमाग खोलना, लिखना 2 मिनट बाद है। बहुत बड़ा बेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस पूरे चैप्टर में, जो मुझे पूरी ऑर्गेनिक में सेटल करेगा। आपको मैंने जब भी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई जरूर बताया ऑर्गेनिक कैसे पढ़ाई जानी चाहिए थी, इसका सिलेबस कैसे डिवाइड होना चाहिए था। 3 चैप्टर बनने चाहिए थे। 1 शुड बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदर चैप्टर शुड बी एडिशन रिएक्शन, एंड लास्ट चैप्टर शुड बी एलिमिनेशन रिएक्शन। कुल मिला के 3 चैप्टर होने चाहिए थे। सब्स्टिट्यूशन 11th में रखते और बाकी के 2 12th में रखते। पढ़ाया ऐसे जाना चाहिए, बट किसी ने पता नहीं कैसे लाइन खींची और 5-6 चैप्टर्स बना दिए। आज आपको जीओसी में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बड़ी ही टूटी फूटी भाषा में समझाए थे, क्योंकि मेरे पास अब एग्जांपल्स की कमी थी, कॉन्सेप्ट की कमी थी। अब मैंने पढ़ लिया है और अब मैं आपको समझा सकती हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना है इन रिएक्शंस में स्पेलिंग के अलावा क्या फर्क है। सब्स्टिट्यूशन मेनली 11th और 12th, फर्स्ट चैप्टर। एडिशन अगेन आधा 11th आधा 12th। एलिमिनेशन बहुत थोड़ा सा 11th, बाकी सारा 12th। इस तरह से बांटा। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये समझिएगा। बहुत सिंपल टर्म्स में बोल रही हूं। आपको मैंने यहां पर मीथेन दिया, मीथेन में 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। इन चारों में से किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट होके अगर कोई और एटम, हेट्रो एटम जैसे कि क्लोरीन लग गया, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन बोलूंगी। ये आपको पहले भी पता है, राइट? सब्स्टिट्यूशन हो गया जी। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन रिंग पर हर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? 6 हाइड्रोजन, कुल मिला के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन। अगर मैंने फिर कुछ भी ऐसा दिया, इसे नोट मत करना क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आना है। कल को आप कह दो तो हमें अंजना मैम ने तो यही पढ़ाया था, तो प्लीज मैं आपको सिर्फ रिएक्शन क्या होता है बता रही हूँ, किससे होता है वो नहीं बता रही, ठीक है? Cl2 दिया,
Cl इसके एक H को सब्स्टिट्यूट कर गया और मेरे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन। दूसरे इसी के साथ जो मेरे को इस साल 2 लेने हैं, आपको मेनली 2 लेने हैं, अभी 2-3 दिन तो दूसरा ही इसके साथ मैं आपको ये देती हूँ और आपको करा चुकी हूँ ये पिछली क्लास में, प्रेपरेशन ऑफ एल्केन में। अगर यही मैंने एल्कीन दिया होता, H2 विद प्लेटिनम देती, निकल रहने निकल हटा के मैंने प्लेटिनम दिया, तो उससे क्या होता बच्चों, CH3 CH3 क्या बनता, एल्केन, इथेन। दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो जीओसी में तो हमने पढ़ा था 2 को मिला के 1 बन गया तो वो एडिशन हो गया, बहुत ही बकवास तरीके से, बट उस वक्त मेरे पास ऑप्शन नहीं था और 1 की जगह दूसरा आ गया तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब समस्या ये आएगी, अब हम मीथेन और इथीन से ऊपर उठेंगे। एक ही मॉलिक्यूल में आपको दिखेगा यार एडिशन की साइट भी है, सब्स्टिट्यूशन की साइट भी है, होगा क्या? पहले तो ये पता चले एडिशन होता कहाँ है, सब्स्टिट्यूशन होता कहाँ है। मेरा क्लास 11th का एक ही आउटपुट होगा, दैट यू पीपल विल बी एबल टू टेल, देखते ही इसमें एडिशन होगा, क्यों? क्योंकि ये है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें वो नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं, कहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, ये कौन डिसाइड करता है? आपको कैसे पता चलेगा कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट? आपको कैसे पता चलेगा कहाँ एडिशन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो आज की क्लास विल बी डेडिकेटेड टू सब्स्टिट्यूशन। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आती है, पहली लाइन क्या आती है, एल्केन्स में सारी जिंदगी का जोर लगा लो एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी 11th के एंड तक तो आपसे यही बेवकूफ़ियाँ होंगी, आप एडिशन कर दोगे एल्केन्स में और फिर हम आपको पकड़ेंगे एल्केन में एडिशन कैसे कर दिया। तो एनी गेस, एल्केन में एडिशन क्यों नहीं हो सकता? ये रहा एल्केन, ये रहा एल्कीन, एल्कीन में एडिशन है, एल्केन में नहीं है। कुछ डिफरेंस आपकी गट फीलिंग देती, ऐसा होता होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फर्क, यानी पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड का होना मिनिमम कंडीशन है फॉर एडिशन। हर वो स्ट्रक्चर जहां पाई बॉन्ड नहीं है, निकला तुम्हारे मुंह से एडिशन तो बेसिक गया, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट गया एडिशन का। एडिशन के लिए एक ही शर्त है, ये तो याद रख पाओगे, दिस, किसी में भी ये है एडिशन होगा। एल्डिहाइड में होगा? सो मैं पहले मेरे सवाल का जवाब दो यार, एल्डिहाइड में होगा? कीटोन में होगा? अरे मैं रुको, सही लोग जवाब बदल देते हैं, मैं तो अगला सोच रही थी यार। सही है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है और इसमें भी C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में। धैर्य ने बोला तो मैं पकड़ लेती हूँ, एसिड में होगा? अरे यार नहीं होगा, बस अब ये इसीलिए 12th रखी है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला मस्ट, मैंने ये बोला अगर पाई बॉन्ड है तो एडिशन होने का पूरा चांस है, एडिशन होगा, राइट। लेकिन क्या सारे डबल बॉन्ड्स का एडिशन होगा? ये दिल्ली अभी थोड़ा सा दूर है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एडिशन वहां मत कर देना जहां डबल बॉन्ड नहीं है। बस डबल बॉन्ड अगर नहीं है और तुमने एडिशन कर दिया, 2 को ऐड कर दिया, घर जाओ, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो 90% चांस है एडिशन होगा। ये बात को अब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सही बात पकड़ी शुरुआत में ही, एडिशन एल्केन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एडिशन के लिए आई नीड अ पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड तो मिनिमम कंडीशन है, बट इट इज नॉट द ओनली कंडीशन। पाई बॉन्ड घूम गया रेजोनेंस में तो काहे का एडिशन? सब बेस तो बनाया हुआ है, बस वो डॉट्स जोड़ने हैं कि क्या आने वाला है आगे। भाई पाई बॉन्ड है तो एडिशन होगा, लेकिन अगर वो पाई बॉन्ड तुमने घुमा दिया, खो दिया रेजोनेंस में, काहे का एडिशन होगा? फिर नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें आगे आएंगी इसी चैप्टर में, बट आज की डेट में ये पता होना चाहिए एल्केन में एडिशन क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन। Unsaturation is necessary condition, not the only necessary condition, but it is the necessary condition for this part of reaction. चलिए, तो फिर एल्केन में क्या होगा? एडिशन तो नहीं होगा। 3 कैटेगरी है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो एडिशन नहीं होगा तो चेक करते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, पकड़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक H की जगह कुछ भी एक और आके लग जाए, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, and we will be doing lots of things।
उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो एल्केन में इकलौता रिएक्शन मिला, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो समझा रही हूं, फिर उसकी बुलेट्स, एक एक बुलेट पे 10-10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट्स हैं। आज होपफुली ये रिएक्शन मैं खत्म कर पाऊं, बहुत लंबा है। सो क्या क्या कंडीशंस है जरा पढ़ना। एच न्यू क्या होता था, सनलाइट या लैंप ले आए हम, हमें तो लाइट चाहिए, एच न्यू। अच्छा, वो लाइट हम हीट करके भी दे सकते हैं, वो एनर्जी ये और है, या एच न्यू लिखा हो या ट्राइंगल बना हो मींस हीट, या HEAT स्पेलिंग लिखा हो हीट, या हाई टेम्परेचर लिखा हो, चारों का मतलब एक ही है, चारों नहीं लिखे मिलेंगे। इनमें से कोई एक भी चीज लिखी है उसका एक ही काम होता है, और वो क्या काम है, होमोलिटिक फिशन। इनमें से कुछ भी मिल जाए, पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रही हूं मैं, अकेला एरो पे इन चारों में से अकेला, आई एम टेलिंग यू अकेला, अगर कुछ और साथ है तो बात अलग है। अकेला इन चारों में से कुछ भी मिले, आप ज्यादातर आप ये देखने वाले हैं वो एक ही काम करेगा, जो भी रिएजेंट है, रिएजेंट कौन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा है, ये रिएजेंट को होमोलिटिक फिशन की तरफ धकेलने का काम करता है सनलाइट या लैंप लाइट या हाई टेम्परेचर या हीट। तो Cl2 का अगर होमोलिटिक फिशन हुआ तो क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल। होमो का मतलब क्या है, बॉन्ड बराबर बराबर बंटवारे में आया, और मेरे पास जो भी, खैर इंटरमीडिएट वाली बात तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, अभी पहले बता दूं सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो जरा देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, इज नेक्स्ट स्लाइड। क्या हुआ, उस मीथेन का एक H किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, Cl से, तो क्लोरोमीथेन बना IUPAC नेम, या मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, और दूसरी चीज एक और क्या बनी, HCl। अब ये रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ला रही हूं, फ्री रेडिकल से बनता तो है जो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, बट इट इज चेन रिएक्शन। एक बार स्टार्ट हुआ फिर रुकता नहीं है, ये चेन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन है तो क्या मतलब है, जितने H हैं जब तक वो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे रुकेगा नहीं, C टिल एंड। मैंने क्या बनाया है चेक, और जो नोट कर रहे हैं वो साथ साथ नोट करें, बाकी जो नहीं कर रहे हैं नोट चेक करिए, एक एक स्टेप में रीडू रीडू रीडू। रेडिकल कोई एक थोड़े ही बना हुआ है, भरमार है रेडिकल्स की, और दिस देन दिस देन दिस एंड देन दिस। क्या सारी क्लास को याद रहेगा, एच न्यू अगर आज के बाद आया तो उसका क्या मतलब है, होमोलिटिक फिशन यानी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्लाइड अभी अगली आ रही है। अच्छा ठीक है जी, आपने तो सिर्फ Cl2 लिया, क्या Br2 भी ये काम करेगा, यस। क्या I2 भी ये काम करेगा, यस। F2, अच्छा फ्लोरीन का कोई भी रिएक्शन मेरे पढ़ाए बिना या किसी बुक के बताए बिना आप अपने आप नहीं करेंगे, फ्लोरीन इज हाईली एक्सप्लोसिव गैस। उस तो अब आपके सामने आती है बात, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, एग्रीड, दोनों के बीच काफी छोटा बॉन्ड बनना चाहिए जो बना, लेकिन उसके चक्कर में दोनों पे तीन लोन पेयर आ गए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर्स वाली हेडिंग जिस चैप्टर में जिस दिन की उस दिन ये एग्जाम्पल में दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल लिया और कहा था आगे काम आएगा। तो फ्लोरीन में ड्यू टू हाई, अब ये है आपके नोट्स, आपको पता है आपको इसमें नहीं याददाश्त है, किसी को भी नहीं रहेगी, यहां आपका वो हिस्सा आना चाहिए जो आपका होना चाहिए, मेरा नहीं, कि आप खुद लिखे, मैम ने तो करवा दिया। 12th क्लास में सेम स्लाइड्स एज इट इज रिपीट होंगी, सेम, ये पूरा जो इस साल 12th को पढ़ाया वो है, आपकी डिट्टो सेम स्लाइड रिपीट होनी है। वहां आप देखोगे, अच्छा हाँ नोट्स उस दिन हम बोलेंगे अपनी 11th की नोट्स कॉपी लाके रखना, सेम टॉपिक्स हैं तो देखना कुछ मिसिंग है तो लिख लेना। सो यहां आपको क्या लिखना चाहिए, क्यों रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर आया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वर्ड से भी आपको नहीं याद आ रहा है तो आप लिखो भाई, पूरा लिखो कि F और F के बीच में इतने सारे लोन पेयर्स थे तो इतने पास पास आ गए, उनपे रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो Cl में थोड़ा बॉन्ड लंबा हुआ, थोड़ा रिपल्शन कम हुआ, फिर Br में और लंबा हुआ, थोड़ा रिपल्शन कम हुआ, एंड सो ऑन। इसीलिए F2 इज हाईली रिएक्टिव, ऑल्दो दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट आंसर। पहली सीडी यही है। दूसरी सीडी किसमें आती है, रेडॉक्स चैप्टर में। किसी को ध्यान हो, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किस एलिमेंट की थी, E0 वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव
गेस करो। हाँ फ्लोरीन पूछा तो फ्लोरीन की होगी, इतनी तो अकल मेरे को भी, मेरे को क्या पूछना चाहिए। लिथियम। तब भी ये बात हुई थी लिथियम क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सीजियम होना चाहिए था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की कम है, वो सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम है पूरे पीरियोडिक टेबल का। उसका ई नॉट क्यों नहीं सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ, वो क्यों नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, जबकि लिथियम को तुम बोल रहे हो जिसका कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, तब आई थी ई नॉट वैल्यू। और तब ये बात हुई थी ई नॉट वैल्यू तीन चीजें डिसाइड करता है, तीन चीजों से डिसाइड होता है। पहले माधव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर रेदर उससे पहले सोडियम लिथियम पोटेशियम सीजियम, इनको पहले तुम गैस बनाओगे, गैसियस आइसोलेटेड एटम था। पहले आई थी सब्लिमेशन, उसके बाद आई थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड, दोनों रिक्वायर्ड थी। तीसरी एंथैल्पी कौन सी थी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सबसे पहले सबसे पहले आपने लिथियम सॉलिड सोचा, उसको पहले तो सबलाइम करना पड़ेगा, गैस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले मैंने सोचा हुआ है गैसियस आइसोलेटेड एटम बनाना है इसका। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा आग जलानी पड़ी, आपको एनर्जी देनी पड़ी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा सब्लिमेशन के लिए। सब्लिमेशन हो गया, ये गैस बन गया, उसके बाद आपको इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना था। जैसे ही सामने क्लोरीन आया, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फटाक से दे दिया, वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनर्जी दे देगा, ओके दे देगा, ठीक है। इसमें कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहां अब मैं गैसियस आइसोलेटेड एटम लिख दूं। गैस में कभी रिएक्शन होते हैं नहीं, तो फिर तुमने क्यों गैस बनाया, क्योंकि मेरे को एनर्जीज की डेफिनेशन में गैसियस आइसोलेटेड बोल रखा था, इसलिए बनाना पड़ा। लिथियम सॉलिड ले आऊंगी, उसका थोड़ी रिएक्शन होगा। पहले तो लिथियम अलग किए, अलग करने के बाद उनसे कहा अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, उन्होंने दिए। उसके बाद रिएक्शन नहीं हो सकता, लिथियम कहेगा वापस चलता हूं मैं अपने घर, और गया। मेरे को अगर लिथियम को रिएक्ट कराना है, इमीडिएटली मेरे को क्या देना पड़ेगा, बहुत सारा वाटर। रिमेंबर हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने थर्मो में भी बहुत डिटेल लिया था कि ये इतना आना है ना 12th में। तुम कोई चैप्टर ढूंढ लो 12th में जिसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ना आए, शायद ही कोई चैप्टर मिले, बी इट फिजिकल केमिस्ट्री, हाइड्रेशन एंथैल्पी थर्मो में पूरा है। तो 12th का तो शायद हर चैप्टर में तुमको ये वाला स्लाइड का सामना करना पड़ेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी, छोटे से कैटायन के पॉजिटिव चार्ज को हमने कहा रुक, हम तुम्हें देते हैं सामान, बहुत सारा वाटर दिया, हाईली पोलर, वाटर से ज्यादा पोलर कहां लाऊं मैं, सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है। वाटर ने अपने नेगेटिव एंड से इस लिथियम के छोटे से कैटायन को मल्टी लेयर्ड घेरा, और वो वैन डर वाल्स फोर्स का नाम बताएंगे, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इतनी एनर्जी रिलीज हुई शायद 1000 किलो जूल। और यहां कितनी लग रही थी, यहां लग रही थी 20, यहां लग रही थी 15। इस 20 और 15 की कोई वैल्यू है 1000 के आगे। तो ई नॉट वैल्यू के डिसाइडर कौन होते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हम किससे सोच रहे हैं जवाब देने का, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं। पहली सीढ़ी ठीक थी, मेरे को वो भी चाहिए थी कि देखो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, पहले तो गलत आए ना, गलत भी सही आए, फिर मैं बोलूं ये सही तो है लेकिन यहां के लिए सही नहीं है, यहां के लिए सही रीजन कुछ और है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे आपकी सारी पिछली केमिस्ट्री कनेक्ट होगी। तो अब यहां पर क्या रीजन आना चाहिए, इट इज नॉट रॉन्ग फैक्ट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ दिस फैक्ट। ये मेरे 3 चैप्टर्स में पूछना है, जेई में आप पलट के देख लो पास्ट ईयर्स में, पी ब्लॉक आएगा उसमें सेम क्वेश्चन है हेलोजन फैमिली में, आपका रेडॉक्स में, ये तो रेडॉक्स में तो बिंदास पूछते हैं भाई क्यों इसकी ई नॉट वैल्यू ये है, और तीसरा ये है ही, चौथा 12th का एल्काइल हैलाइड उसमें फिर है। इतनी जगह कितना बच लोगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, आपको याद तो करना है। तो यहां पर अब रीजन क्या लिखूं मैं, पहले तो मुझे लिखना चाहिए एज स्टूडेंट कहां से लिंक हो रहा है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू F2 की हाईएस्ट थी पॉजिटिव में। ये क्या बात हुई, कैसे याद होगा, क्योंकि उसका रीजन था हाइड्रेशन एंथैल्पी। आर यू एबल टू कनेक्ट नाउ। तो अब आपको पहले तो फैक्ट याद होगा करेक्ट, उसके बाद करेक्ट रीजन की स्टेज आएगी। आपसे इस सब्जेक्ट में ये एक्सपेक्टेड नहीं है यहां तक जाना, ये मैं ले रही हूं क्योंकि तीनों सब्जेक्ट मेरे हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। मेरा लालच है सब कुछ एक साथ दिखाऊं तो सही मर्ज करके। व्हाट इज करेक्ट अबाउट दीज गैसेस, एक ऑप्शन आ जाएगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में सबसे फास्ट फ्लोरीन जाता है,
रिएक्ट करने में, रिएक्टिविटी ऑर्डर में। दूसरा आ जाएगा फ्लोरीन का ई नॉट हाईएस्ट है। तीसरा आ जाएगा फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, यस। तीसरा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस। ये है जेई और नीट का क्वेश्चन। इसको क्लास 11th में डालना है डाल दो, क्लास 12th में डालना है डाल दो, फाइट मारते रहो किस में था, ये दोनों में था। सो अब अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक की बात करूं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको याद है, काम चल जाएगा। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट साथ जुड़ा हुआ है इनऑर्गेनिक, रीजन वहां पूछ लेंगे, आपसे एक्सपेक्टेड है। अंडरस्टूड? मैंने आपको पहले ही कहा था एक एक बुलेट पे बहुत बहुत देर लगेगी। तो अब क्लियर है सबको, कोई डाउट यहां तक? अब यहां पे मैं स्पीड की बात नहीं कर रही थी, यहां क्या बात कर रही थी? रिएक्टिविटी की। ये हाईली रिएक्टिव है, इतना कि मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लाऊं उससे पहले फट गया ये, मैं नहीं कर पाई, मेरे पास है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती इसमें। अगर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, अब हो क्या रहा है इसमें? हाइड्रोजन की जगह कौन जा रहा है? हेलोजन। तो मैं इस रिएक्शन को आपने देखा बाय डिफॉल्ट स्पॉन्टेनियसली मैंने हेलोजिनेशन बोलना शुरू कर दिया। भाई हेलोजन जा रहा है, हेलोजिनेशन, हेलोजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन की जगह, इसीलिए हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में मैं क्या बात करती हूँ? मैं यहाँ बात करती हूँ भाई क्लोरीनेशन एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन फास्ट होता है। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन तो भूल जाना, तुम नहीं कर सकते, फट गया सब। क्लोरीनेशन क्या होता है? फास्ट। ब्रोमिनेशन क्या होता है? स्लो। एनी आइडिया क्यों? वेरी ऑब्वियस, अभी तक तो दिख ही रहा है। क्या भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहा है आपका? क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो फास्ट करेगा, ब्रोमीन कम रिएक्टिव है तो वो स्लो करेगा। थोड़ी देर तक चलता है ये काम, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, फास्ट और स्लो का रीजन ऊपर ऑब्वियस दिख रहा है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल। कोई मुझे याद दिलाए रिवर्सिबिलिटी की इकलौती शर्त क्या थी जब हमने रिवर्सिबल पढ़ना शुरू किया, थर्मो में भी और एक्सट्रीमली स्लो, वो पत्थर गिराने वाला एग्जाम्पल, धीमा धीमा वाला। अगर कोई रिएक्शन स्लो है तभी रिवर्स हो सकता है। आयोडीनेशन इतना स्लो हो गया कि ये क्या था? रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है वो पकड़ते हैं। आयोडीनेशन रिवर्सिबल का क्या मतलब है? आप इथेन लाए, मीथेन से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपने आयोडीन दिया और HNO दिया। HNO ने क्या किया बच्चों? होमोलिटिक फिशन आयोडीन का, रेडिकल बना, रेडिकल बनते ही चेन रिएक्शन स्टार्ट, एक 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 करके सारे H सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे, सारे छयों के छयों चेन रिएक्शन। ठीक है जी। लेकिन ये इतना स्लो था, जरा सा झटका लगा किसी वक्त, हल्की सी लाइट कम हुई या कुछ भी, ये इस साइड निकलने को तैयार, ये तो वापस आना शुरू हो जाता, आप रोक ही नहीं पाते। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मैं ये बना रही हूँ, मेरे को तो दिक्कत है यार, ये बनते ही रात भर छोड़ा, सुबह आके उठे तो फिर देखा है तो इथेन बना पड़ा, मेरा तो मैन पावर पैसा सब गया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या इच्छा होगी? फॉरवर्ड भागे। यही किया है आपने ली चैटलियर में कि अमोनिया की ईल्ड बढ़ानी है, SO3 या सल्फ्यूरिक एसिड की ईल्ड बढ़ानी है, तो क्या करूं? कैटलिस्ट लाओ, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस लाओ, रिमेंबर? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जैसे ही मेरे को पता लगा ये तो रिवर्स मार रहा है, मेरे को क्या करना है? मुझे कुछ भी करके कोशिश ये करनी है, पहले तो मेरे को समझना पड़ेगा रिवर्स क्यों मार रहा है, फिर उसका रिपेयर लाती हूँ। तो रिवर्स क्यों मार रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। ये वो केमिस्ट्री है जो 12th में है, मतलब पूरी 12th यही है, ये मान के चलिएगा, फिजिकल नहीं है ज्यादा। HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, क्योंकि बॉन्ड साइज कंपेटिबिलिटी गड़बड़ है तो टिक ही नहीं पा रहे। H और I बनते ही टूट जाता है। अब H टूटेगा तो इसके पास जाएगा, एडिशन ऑफ H इज व्हाट? रिडक्शन। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। एसिड के साथ साथ ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों की डेफिनेशन एक जगह तो सेम ही है। H प्रोटॉन डोनर को भी आप एसिड कहते हो और H प्रोवाइडर को आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो, ये भी है। तो ये तो इतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, बनते ही इसको तो कहेगा भाई या तो मेरे को हटा लो या मेरे को फ्रीज कर दो। नहीं, मैंने बनते ही वापस देखना है, मेरे बाजू में आयोडो इथेन है, मैं तो उसको फिर रिड्यूस करके वापस इथेन में भेज रहा हूँ। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट पहले ये रिसर्च करता है, भाई इसका रिवर्सिबिलिटी का इलाज दो, अदरवाइज मैं कहाँ फर्नेस लगा के काम करूंगा। तो रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? सिर्फ HI की वजह से। तो मैं फ्रीज करूं तो सारा रिएक्शन फ्रीज हो रहा है, कुछ ही नहीं बन रहा, वो तो मेरा टारगेट नहीं है। तो फिर सोचा HI को बनते ही उड़ा दो। आप लोगों ने ली चैटलियर में यही बोला, रेगुलर रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स, आगे भागता जाएगा। सोचा भी नहीं रेगुलर रिमूवल ऐसे थोड़ी बर्तन में फुटबॉल थोड़ी पड़ी है, उठा दिया।
वो रेगुलर रिमूवल कैसे होता होगा? ली चैटले में तो हम यही बताते गए, साथ 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 प्रोडक्ट वाली साइड खाली करते जाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड में भागता जाएगा। वो खाली कैसे करते, उसके लिए ये सब्जेक्ट आपका वेट कर रहा था, इसीलिए ली चैटलियर पढ़ा नहीं, मेरे आधे रिएक्शन में मैं परेशान हो जाऊंगी। इसको लगातार रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका दुश्मन कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पहले ही बीकर में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के रखा है। द मोमेंट HI बनेगा, इन तीनों में से कुछ मैंने एक डाल रखा होगा, ये HI बनते ही इन तीनों के साथ रिएक्ट करके कंज्यूम्ड, ना बचेगा HI और ना इसको देख के रिवर्सिबिलिटी लाएगा। इस तरह से आयोडीनेशन इज ऑलवेज टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आपको बता दिया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम करता जाता है RA यानी रिड्यूसिंग एजेंट को, लाइक दिस। तो अब HI बचा नहीं, I2 जो है वो गैस की तरह इवॉल्व हुआ, साइड में गैस की तरह, सॉलिड की तरह, जैसे भी हुआ, तो रिएक्शन कंडीशंस पे हैं, बट अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाती। आयोडीन के तौर पे गायब, कोई फाइट ही नहीं, रिवर्सिबिलिटी सॉर्टेड। चेक क्या बुलेट्स थी इस पे एवरीवन। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने उठा के डाला मीथेन और साथ में डाल दिया क्लोरीन गैस और उसको HNu का दे दिया एक्सपोजर, ठीक है? HNu या हीट या UV या टेम्परेचर, जो भी एनर्जी के जो सोर्सेज आपको पता है उसमें से कोई भी एक लिखा मिलेगा। तो मैंने ऐसा कुछ किया, तो इनिशिएशन स्टेप यानी कि टेस्ट ट्यूब में जैसे ही मैंने मीथेन, क्लोरीन और हीट दिया, सबसे पहले क्या होता होगा, इसके सबूत हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसका हुआ होगा होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन बनते ही दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बने, पर Cl2 मॉलिक्यूल दो दो करके बने, और ये चलता रहेगा जब तक हीट है, जब तक क्लोरीन है। दिस विल गो ऑन। ऐसा नहीं कि पहले ये पूरा होगा खत्म, जो एक बच्चे को लगता है। पहले तो ये इनिशिएशन हुआ होगा, सारी इथेन जो है ना, मीथेन साइड में बैठी हुई है, वेट कर रही है कि 2 करोड़ मॉलिक्यूल हैं हेलोजन के, पहले वो सबके सब होमोलिटिकली क्लीव हो ले। इतनी देर अगर रेडिकल टिक सकता होता तो मैं तो लेके आई हुई होती यहाँ दिखाने के लिए। तो द मोमेंट रेडिकल इज फॉर्म्ड, ये अपने काम पे चालू हो जाएगा और रेडिकल बनता जाएगा। तो जैसे ही रेडिकल बना, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा, उसको तो रिएक्ट करना है। ये चेन रिएक्शन है। उसके सामने कौन आएगा, मैंने बहुत सारा मीथेन, अभी तो मीथेन के मॉलिक्यूल्स की तादाद है, मैंने मीथेन डाल दिया। जैसे ही मीथेन का सामना रेडिकल से हुआ, या रेडिकल को दिखा सामने मीथेन है, पकड़ लो इसी को, अपना काम खत्म करो, अपना वो ऑड इलेक्ट्रॉन से जान छोड़ाओ। तो इसने क्या किया, इस रेडिकल ने, वंस रेडिकल, a reaction will go for radicals, uncontrolled reaction, chain reaction। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को कहेगा भाई तोड़ के आ, होमोलिटिकली मेरा एक डॉट खराब हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस डॉट। तो H रेडिकल निकला, Cl रेडिकल निकला, इन्होंने तो अपना काम खत्म किया, HCl गैस बना के टेस्ट ट्यूब से बाहर, सॉर्टेड, लाइव सॉर्टेड क्लोरीन की। अब तुम जानो जो पीछे छूटा, पीछे कौन छूटा, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके जिम्मे टेंशन। अब इसके सामने कौन होगा, इसके सामने अभी Cl2 कौन सा खत्म हुआ है, पड़ा है, इसके सामने कौन आया, Cl2। अब ये Cl2 को गया भाई मेरा तो ये रोना लेके पहुंच गया, मेरा तो रेडिकल, मैं तो नहीं, चलो तुम करो होमोलिटिक फिशन, और क्लोरोमीथेन बना, गैस है, क्लोरोमीथेन बना, और फिर क्या टेंशन, फिर एक और रेडिकल प्रोड्यूस हुआ। अब ये रेडिकल क्या करेगा, मेरा काम खराब हो गया। इसके सामने कौन है, बहुत ध्यान से, इसके सामने तो सबसे पहले यही आ गया, इसके सामने तो यही आ गई, तो कौन दूसरे को ढूंढेगा ये कि बेटा दोनों साथ बने, चल अब। तो अब इसके सामने हाइड्रोजन इज ऑलवेज हैप्पी टू लीव, शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये, हाइड्रोजन इज ऑलवेज हैप्पी टू लीव। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, ये Cl रेडिकल बनते इससे डिमांड करेगा, हो गई गड़बड़, अब तुम दो। तो इसने क्या किया, अगेन कौन सा बॉन्ड, नॉट दिस बॉन्ड, हाइड्रोजन इज हैप्पी, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया, ये निकलने को तैयार है। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हुआ फिर से, और दिस H एंड दिस Cl विल अगेन फॉर्म HCl गैस, फिर छोड़ दिया।
अब फिर क्या होगा, अगला स्टेप ये क्या करेगा, अब इसके सामने इसको तो ये तोड़ नहीं पा रहा, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, पोलर बॉन्ड। ये जब रेडिकल है, अब ये किसको देखेगा, हमें पता ही है सॉल्यूशन में Cl2 तो कौन सी खत्म हुई है, फिर अगले स्टेप में Cl2 को कहेगा, भाई इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है बाल को, ठीक है, राइट। सो अब इसमें फिर होमोलिटिक फिशन होगा, फिर एक Cl, ये क्या बना, नाम दीजिए, डाइक्लोरोमीथेन। अगर तुम देखो प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2 क्या हुआ, पहले क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, एंड तो यही होगा। अगर तुम लोग ये 4 स्टेप समझ पाए, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब अब चेंज प्रोपोगेट हो गया। प्रोपोगेशन वर्ड कहते हैं ना, जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ तो अब कहते जी अब तो इन्फेक्शन प्रोपोगेट कर रहा है और बढ़ रहा है, फैल रहा है, राइट, प्रोलिफरेट कर रहा है, ये वही है, एक बार रेडिकल बन गया अब तो मामला फैल रहा है। तो मुझे कोई मेरी क्लास में बताए पहले और दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अच्छा, प्रोपगेशन में मैं स्टेप्स लिख रही हूं तो मेरा सवाल पूछना मेरे लिए आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 कर देती हूं, 1 स्टेप नंबर 1 प्रोपगेशन में, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, चारों स्टेप आपको समझ आ गए, एवरीवन समझ आ गए चारों क्या किया मैंने। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4 दोनों में कॉमन बात क्या है, Cl फ्री रेडिकल पैदा हो रहा है, Cl फ्री रेडिकल पैदा हो रहा है, जो कि इनिशिएशन में भी हो रहा था। और स्टेप नंबर 2 और 4 में एक और चीज कॉमन होगी, और वो क्या, स्टेप नंबर 2 के प्रोडक्ट स्टेप नंबर 3 के रिएक्टेंट से, ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 2 के प्रोडक्ट्स ही स्टेप नंबर 3 के रिएक्टेंट्स हैं, बनते ही दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, इतनी देर नहीं निभी दोनों की। तो यानी कि स्टेप 2 के प्रोडक्ट्स स्टेप 3 के रिएक्टेंट्स हैं, तो स्टेप 4 के प्रोडक्ट्स अगले के रिएक्टेंट्स। जहां Cl फ्री रेडिकल बन रहा है वो इतना रिएक्टिव है, अपने पड़ोसी को छोड़ नहीं रहा, बनते ही उसी पे एक्ट कर रहा है। और एक और चीज, हर रिएक्शन में देखिए कहीं भी फ्री रेडिकल खत्म हो रहा है, एक लग रहा है तो एक बन रहा है, एक लग रहा है तो एक बन रहा है, तो फ्री रेडिकल इज नॉट टर्मिनेटिंग। हर वो स्टेप जिसमें फ्री रेडिकल बन रहा है और लग भी रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, उसको कहते हैं प्रोपोगेशन। हर वो स्टेप जिसमें फ्री रेडिकल सिर्फ बन रहा है उसको कहते हैं इनिशिएशन। ये सारे रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में एक साथ हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माचिस की तिल्ली पहले पूरी जल ले पेट्रोल तो फिर आग पकड़ेगा, सॉरी, एक चिंगारी हुई पेट्रोल ने आग पकड़नी है, उधर माचिस की तिल्ली भी जल रही है, अभी थोड़ी सी बची है, तब तक तो धमाका हो लेगा, तुम्हारी तिल्ली शायद पूरी ना जले। तो ये समझ लेना, आपकी रियल लाइफ से एग्जांपल दे रही हूं, तो ये मत सोचिए पहले जो माचिस की तिल्ली लगाई वो पहले पूरी जल भुन जाएगी, उसके बाद पेट्रोल कहेगा अब आ जा भाई, अब करते हैं रिएक्शन, सॉरी। सिमिलरली तो अभी तो क्लोरीन खत्म होने की तुम बात कर रहे हो, उससे पहले ये पूरा काम करके बैठा होगा, इट इज सो चेन रिएक्शन, ठीक है। अब ये सारा चलता गया चलता गया, स्टेप नंबर 4 के बाद कितने स्टेप्स आएंगे, तुम्हारा होमवर्क, एंड तुम यहां तक लाओगे, एग्जैक्टली रेप्लिकेट होते जाएंगे स्टेप। एक में HCl बनेगा, दूसरे में Cl फ्री रेडिकल, फिर एक में HCl बनेगा, फिर Cl फ्री रेडिकल। जब तक सारे H नहीं बदल जाएंगे तब तक रिएक्शन बंद नहीं होगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनना, उसके बाद सारे सवालों के जवाब, फिर कोई सवाल बचे तो जवाब दूंगी। अब जब मैं कह रही हूं सारे एक साथ चल रहे हैं, स्टेप नंबर 1 भी चल रहा है, 100 के काउंट में 1 चल रहा है, 50 के काउंट में 50 ये वाले चल रहे हैं, फिर देखा तो जी 150 ये वाले चल रहे हैं, सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है 2 फ्री रेडिकल एक दूसरे का सामना कर ले, दोनों ही रिएक्टिव, किसी ने रोका तो नहीं, तो हर तरह की कोलिजन्स होंगी, कुछ कोलिजन कामयाब होंगी, कुछ कोलिजन्स नाकामयाब होंगी, तो ये टकरा रहे हैं एक दूसरे से। अगर ये दोनों टकराए तो ये बनेगा, ये दोनों टकराए तो ये बनेगा। व्हाट इफ एक ही टेस्ट ट्यूब जरा सी, व्हाट इफ फ्री रेडिकल ही आपस में टकरा गए तो कौन रोक रहा है? यस, 2 फ्री रेडिकल ही आपस में टकरा गए तो फिर से क्या होगा? Cl2 अभी है ना H, दोबारा टूटेगा वो, तो ये लूप चलता रहेगा। इसी तरह से व्हाट इफ ये दोनों टकरा गए आपस में, ध्यान दो ये क्या है,
CH3 फ्री रेडिकल दूसरे ही स्टेप में बना दिया था मैंने। दो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रही हूं स्कूल पेपर का, बहुत ध्यान से। ये एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दे रखा है ना, उसमें तो बख्शते नहीं है आपको कोई भी लेवल पे। तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल से क्या बना? इथेन। क्या पता ये दो सामने आ गए हो, क्या पता ये दो सामने आ गए हो, क्या पता ये दो सामने आ गए हो। हम कर क्या रहे थे? सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन बाय क्लोरीन। आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में इथेन कहां से आया ये एक्सप्लेन करिए। ये पहला क्वेश्चन है। जस्ट सी द स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब इमेजिन करिए बाकी क्वेश्चंस क्या होंगे। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का अगर ये है, तुम छोड़ के जाओ मैकेनिज्म का आखिरी टर्मिनेशन, खत्म। सो यहां पर यानी कि बहुत कम बना होगा लेकिन बनता है, चाहे 2 या 3% बना होगा लेकिन बनता है। तो टर्मिनेशन क्या है? यानी टर्मिनेशन में मैंने 3 डाल दिए। ऐसे ही प्रोपगेशन में जब आप खुद बनाने लगोगे 6-7 आ ही जाएंगे। वो और इनिशिएशन सारे एक साथ चल रहे हैं, सारे। और धीरे 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 टर्मिनेशन होता जाएगा, रिएक्शन धीमा होता जाएगा, क्लोरीन खत्म हो जाएगा, तब जाके कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, तब जाके रिएक्शन बंद होगा। अब बताइए कोई सवाल? क्यों नहीं हो सकता? जब यही इथेन, बिल्कुल हो सकता है। जब यही इथेन जो बन रहा है 100 में से 2 में बन रहा है, अब उस 2 का भी मैं वो करूं तो क्या चांस है? मतलब इसीलिए मैं कहती हूं अभी इन प्लेस ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चन प्लीज लिसन एंड आस्क मी कॉन्सेप्चुअल थिंग कि इसमें ये नहीं समझ आई है, इसमें ये करके आपने ऐसे क्यों कर दिया। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो इतना कम है कि उसको फायदा ही कुछ नहीं है। 100 में से 2 बने इथेन, उन 2 में भी क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। उस पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी टाइम। बना ये ऐसे ही किसी अटपटे सवाल का मैं वेट कर रही थी, इससे बहुत बढ़िया क्लैरिटी होगी। देखो ये सारे एक साथ चल रहे हैं, एक साथ इधर से इधर 15 स्टेप्स चल रहे हैं, जिसमें से चुन के कोई 3 टर्मिनेशन की कैटेगरी में डाल दिए, जिनमें फ्री रेडिकल एक साथ मिल रहे हैं। बाकी के स्टेप्स में एक स्टेप था इनिशिएशन, बाकी सारे थे प्रोपगेशन। नाउ स्पीक योर क्वेश्चन अगेन। फिर बताऊंगी टर्मिनेशन क्या है। 2 फ्री रेडिकल अगर सामने आ गए तो चेक, कोई भी एक फ्री रेडिकल और लाओ जिसके सामने दूसरा। और मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर रही हूं, ये वाला और इसके सामने कौन सा 2 रेडिकल सामने टकराओ, कोई भी एक ये और एक ये। हाँ तो वो तो मतलब मिलाओ, क्या बनेगा? ऐसा स्टेप वैल्यूएबल काउंट में नहीं मिला होगा वरना यहां रखा होता, बट पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे तो आपने स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म पढ़ी, एक स्टैगर्ड एक एक्लिप्स्ड। मैंने बताया ऐसा नहीं कि 60 डिग्री बीच में और रोटेशन नहीं थे, काम के नहीं थे, रुक नहीं पाए, ऑब्जर्व नहीं हुए, इतने कम हुए, रिमूव इट, दैट्स इट। कोई भी 2 रेडिकल सामने आ सकते हैं, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल 3 थे वो आपके लिए डाल दिए गए। वहां से मुझे पता चल गया ईज ऑफ स्टेबिलिटी इज दिस। अगर कहीं पर टर्शरी फ्री रेडिकल बन रहा होगा वो काफी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। सबसे कम कौन होता है? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मैं आपको 3 केसेस दे रही हूं, मुझे बताइएगा कौन सा एल्केन लपक के इस रिएक्शन में खड़ा हो जाएगा रिएक्ट करने। ईज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। तो आइडेंटिफाई सबसे फास्ट किस में होगा, ठीक है? फास्टेस्ट। अच्छा मैं ये भी दे देती हूँ कौन सा हाइड्रोजन, इतने सारे हाइड्रोजन है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए मैम कौन से वाला करना है। आई एम टेलिंग यू विच हाइड्रोजन आई वांट टू सब्स्टिट्यूट बाय अटैक ऑफ Cl2 विद Hd। क्यों आद्या, क्यों? 3 डिग्री कार्बन की तो कोई बात ही नहीं आई।
इंटरमीडिएट पे आइए बात जो ऊपर चल रही है। जब आप इन तीनों का तो अंडरस्टैंड करिए, ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए शुरू सोचना कैसे है, हाउ टू इनिशिएट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्ट करेक्ट आंसर दिया आपने सेकेंड, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि तड़ाक से आपके पास उसके शब्द आए, वो शब्द दिखाना शुरू कर रही हूँ। अगर आपने इसको क्या पूछा है मैंने, इन तीनों में से क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन किस में ईज सबसे ज्यादा होगी, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई नीट बता दिया, एक रिएक्शन, उसके साथ हमने ABCD वाला जो उस दिन क्लास की थी कि ये दिया तो A, ये दिया तो B, ये दिया तो C, ये दिया तो D, इन चारों में रिलेशन बताओ या एनीथिंग। दूसरी कैटेगरी रिएक्शन ऐसी है, फलाने रिएक्शन के लिए ईज किसकी सबसे ज्यादा होगी, इन 10 में से सबसे ज्यादा किसकी ईज होगी, या किस किस की ईज नहीं होगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ईज का मतलब है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। अब करना क्या है मेरे को, हर एक को HNuCl2 देना है। इसको भी मैंने क्या किया, HNu और Cl2, इसको भी क्या दिया, HNu और Cl2, हेलोजिनेशन लिखा है, मैं उसको इजी तोड़ रही हूँ। सब में क्या कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, बिना इंटरमीडिएट के जवाब किसी में भी नहीं देना, पाप है पाप, ठीक है। तो ये H हटाया तो इसमें इंटरमीडिएट बनाओ, सारी GOC में यही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, आंसर आपके पास है, मैं सिर्फ अप्रोच दे रही हूँ क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही चाहिए, आंसर है आपके पास। स्कूल का हेलोजिनेशन कब का खत्म हो चुका है, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट 11th-12th स्कूल नाउ, सो सॉरी। Which radical is most stable? Therefore, ease maximum किसकी होगी रिएक्ट करने की, केस नंबर 2। अच्छा, फर्स्ट और इसमें सेम, अल्फा H गिने बिना नहीं दोगे। जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल उसमें बॉन्ड तोड़ के आगे बढ़ने की इच्छा ज्यादा होगी। तो अभी खैर मैं पूरा ट्रेंड नहीं लगाती, फिर मेरी DPP और मेरे आगे के क्वेश्चंस क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ अप्रोच बता रही हूँ। और मुझे जो मेरे पिछले सालों का एक्सपीरियंस है, इसके बाद मुझे लगता नहीं आपसे गलती होगी, फिर भी गट फीलिंग पे एक तो गलती कराऊं, वरना आप अगली स्लाइड पे ना आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, एक तो गलती करानी पड़ेगी मुझको, तब तक पढ़ाने का मुझे मजा नहीं आएगा। ये वाला H मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, अभी जो सहारा दे रही हूँ ना, ये वाला H सब्स्टिट्यूट करना है, अगली क्लास में सहारा हट जाएगा, आपको खुद को पता चलेगा। मैंने इसीलिए H खुद से बना के दिया है। ये H एल्केन का H है, ये H एल्केन का H है, बाजू में कोई लगा, मेरे को क्या करना उससे। अगर एल्केन वाले हिस्से का H है, आप उसको Cl2H दोगे, यस, सब्स्टिट्यूशन इस पे नहीं होगा। ये मैं भी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, आप सोचो जब तक मैं एडिशन पूरा नहीं पढ़ा लूंगी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, इसीलिए मैं H बना के दे रही हूँ। जैसे ही एल्कीन पूरा हो जाएगा फिर तो जी सब खुल जाएगा, अब तो हम सब देंगे बिना सहारे के, बट अभी वहां पहुंचे पहले स्लो स्लो। मेरी इच्छा है ये वाले H को सब्स्टिट्यूट करने की। पहली चीज ढूंढनी शुरू करो, सही भी है हाँ, क्योंकि Cl2 और HNu सिर्फ उसी H को सब्स्टिट्यूट कर सकता है जो एल्केन वाला हिस्सा हो। ये तो पूरा ही एल्केन है और इतने हिस्से को देखूं तो यस एल्केन है, तो मेरे लिए तो भाई अभी एल्केन ही है, बाकी का मैं नहीं देख रही। तो मैं बिल्कुल अभी आपसे उतना ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जितना आप करने लायक है। ईज दोनों के रेडिकल बनाए बिना सोचा तो खत्म है मेरी और आपकी मेहनत। ओके चलो दोनों का रेडिकल बनाती हूं मैं, ठीक है। इसका ये रेडिकल बनेगा, H हटा, Cl2HNu रेडिकल बना। इसके बाद क्या आना है, एक और Cl रेडिकल ने आके इस पे जुड़ जाना है। मेरे को प्रोडक्ट की तो सोचनी ही नहीं है, मेरे को तो सोचना है भाई रेडिकल किस में स्टेबल बन रहा है, कौन सा रेडिकल स्टेबल। सुन लिया मैंने, क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन से ऊपर कुछ था पिताजी, हाइपर कॉन्जुगेशन से ऊपर एक और चीज थी। अभी तो मैं FME नहीं लाई, अभी मैं CPM नहीं लाई, अभी एरोमेटिसिटी मैंने कराया नहीं, तो इतनी जल्दी सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं नहीं नहीं। इसी इसमें क्या है, रेजोनेंस। जब आपकी रेजोनेंस की क्लास थी तो लाइन से 21-22 क्वेश्चन यही करवाए थे। क्या रेजोनेंस है, ये इधर गया रेडिकल इधर आया, रेडिकल का डीलोकलाइजेशन। अब मैं नहीं बता रही रेजोनेंस के ऊपर है, आपको बहुत बता चुकी। रेजोनेंस ऊपर है तो है बस,
यहां पर अब आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली दिस इज लेस स्टेबल। तो ईज किसमें ज्यादा? सेकेंडरी है दोनों सेकेंडरी होने के बावजूद भी इसमें ईज क्यों ज्यादा है? बिकॉज यहां पर स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाला इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस। तो सबसे आखिरी इंफॉर्मेशन इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ उन कार्बन के पास पहुंच सकता है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी एल्केन वाले कार्बन। एल्कीन वाले डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होंगे? sp2। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन क्या होंगे? sp। उन पे ये अटैक नहीं करेगा बेशक मॉलिक्यूल में, और ऐसा ही कुछ मैंने पिछले वाला दिखाया। कहीं से विनाइल वर्ड आ रहा था, आई केप्ट मम, मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता है मैं एट अ टाइम एक ही बात पे फोकस करूंगी। उसी वक्त बोल देती विनाइल गलत बोल रहे हो तो आप और डाउन हो जाते। मुझे सिर्फ एक चीज पे फोकस एक टाइम पे करना है, राइट? अब ये जो हिस्सा है ये विनाइल नहीं है, राइट? आपको बता दूं सिर्फ इतना हिस्सा विनाइलिक है। तो जब आप विनाइलिक बोलते हो तो फिर हमारा अगला सवाल आता है विनाइलिक कहां से है? सो बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इतना हिस्सा विनाइल है। लेकिन क्या किसी को याद है इन तीनों के लिए भी मैंने कुछ बोला था इकट्ठे पूरे के लिए? एलाइल। तो ये जो विनाइल लिखा है इसके बजाय बहुत अच्छा हो अगर मैं आपको एलाइलिक लोकेशन लिखूं। ये लोकेशन जो है, अगर इस लोकेशन को मेरे को नाम देना है तो इस लोकेशन को नाम कैसे दूंगी? क्या दूंगी? प्रभनुर, आई नीड यू टू बी हेयर। मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ, काफी थके हुए हैं, नींद में हैं, और आप कहीं और देख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा इसके होते हुए कोई कहीं और कैसे देख सकता है, राइट? एलाइल का मतलब क्या है? एलाइलिक लोकेशन का मतलब क्या है? वो कार्बन जिसका पड़ोसी डबली बॉन्डेड हो। तो इस लोकेशन को मैं क्या बोलूंगी? इस पूरे सेट को मैं क्या बोलूंगी? एलाइलिक कार्बन। अब आपके पास ये एलाइलिक लोकेशन है। अब अगर इसको देख के मैं ये बोलूं किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में, और यही मेरे जीओसी के टेस्ट में था, एलाइलिक बेंजाइलिक एच ढूंढवाए थे मैंने। क्यों बेंजाइलिक एच ढूंढवाए थे? कोई पास्ट ईयर में उठा के देखो बेंजाइलिक एच ढूंढवाए हुए क्वेश्चन को, तुम कहोगे क्या इतना इजी आता है? नहीं भाई, अगले चैप्टर में मेरे को बेंजाइलिक एच पे अटैक करवाना है तो मेरे को जीओसी में देना पड़ रहा है, गिनो बैठ के कितने बेंजाइलिक एच है। तो यहां एलाइलिक एच कौन होगा? विनाइलिक ग्रुप का पड़ोस वाला कार्बन। इसीलिए इस पूरे को एलाइल बोला जाता है, ना कि विनाइल। एलाइलिक एच हुआ ये, जब तुमने Cl2 दिया उसके साथ H न्यू। इसका लाइफ लॉन्ग एक ही टारगेट है, जैसे सोडियम और ड्राई ईथर का था, जिंक और HCl का था। इसका क्या मुद्दा है? मुझे ऐसा कार्बन ढूंढना है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ढूंढा, एक ही गया, उसका H निकाला, वहां रेडिकल बनाया। रेडिकल बनाने के बाद तो पता ही है क्या होगा। माय क्वेश्चन टू यू यही था। यहां मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी अभी एलाइल वर्ड ना बोलूं, लेकिन आपसे स्टेबिलिटी करवा के आ गई। स्टेबिलिटी करने एलाइल शब्द तो मैं और महीने भर में याद करा लूंगी आपको। तो पॉइंट ये है, क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से किसकी ईज सबसे ज्यादा? इसको तो हम सबसे पीछे रखेंगे। मैम ने कहा डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन तो होता ही नहीं है, और ये सबसे आगे होगा, जस्ट उल्टा। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स है ना, क्वेश्चन यहां से आई। यहां पर एलाइलिक रेडिकल बहुत स्टेबल है क्योंकि उसमें रेजोनेंस मुझे दिखाई दे रही है। कोई इसका आईयूपीएसी बताए मेरे को? टॉलुइन, राइट, या मिथाइल बेंजीन। प्रेफर्ड इज टॉलुइन। इसको मैंने दिया, अगेन इन 6 कार्बन को ये छू नहीं पाएगा। 6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये किसको छुएगा? सिर्फ बेंजाइलिक कार्बन को। बेंजाइलिक कार्बन को छुएगा तो बेंजाइलिक रेडिकल। मुझे बताइए ऊपर वाले दोनों केसेस ये किस में ईज ज्यादा होगी, इसमें कि इसमें? बेंजाइलिक की एलाइलिक? करेक्ट। क्यों? दोनों में है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो 2 सवाल क्यों पूछने देते हो? पहला ही जवाब क्या होना चाहिए? इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस कम है। इसमें डीलोकलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज अप टू 7 कार्बन। इसमें डीलोकलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज राइट। तो ये जीओसी है जो पूरे 2 साल चलना है आपका। तो ये आपको उम्मीद है याद रहेगा, हर चैप्टर में लगेगा जीओसी ही चल रहा है। SO2Cl2
SOCl2 नहीं है, क्या है? SO2Cl2। इसका नाम भी दूंगी क्या होता है, पहले याद करा लूं। और NBS एंड हीट, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो एलाइलिक कार्बन को बड़े आराम से हिट कर सकती हैं। हीट के साथ ऑफ कोर्स एक चीज लिखना भूल गई, हेलोजन। मैं Cl2 लिख रही हूँ, Br2I2 भी होता है, आप जानते हैं, बट अपनी ईज के लिए Cl2 लिख रही हूँ। क्या मतलब है इस बात का? अब इसका, ये आज का लास्ट है, राइट? इसके आगे नहीं बढ़ेंगे आज। अगर मैं आपको ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे रही हूं, कहने कोई एल्कीन है, बट मुझे पता है इफ आई गिव दिस, अब थोड़ा Br2 ले लेते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ Cl2 चल रहा है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, फर्स्ट कैटेगरी, स्कूल बेस्ड, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन। डबल बॉन्ड को ये छुएगा नहीं, क्योंकि इसका काम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को ढूंढ के हिट करना। दिस IUPAC नेम, हाँ ब्रोमो, 1 2 3 चाहिए। 3 ब्रोमो प्रॉप, ओके ठीक है। अब इसको अगर मैंने इसके बजाय SO2Cl2 दिया, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इट्स नेम इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसका भी काम है एलाइलिक लोकेशन को चूज करके सब्स्टिट्यूट करना। इससे भी जो ऊपर बना है, नहीं सेम नहीं, उसमें ब्रोमो है, सॉरी, SO2Cl2 से क्लोरीन लगता है जाके, ठीक है। सो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये बना। तीसरा ऊपर मैंने क्या लिखा है बच्चों? NBS। अगर इसको मैंने भी आज नाम नहीं दे रही मैं, वैसे N ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, बट पहले मैं NBS समझा लूं, फिर नाम भी लिख देंगे N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। नाम की भी मुझे इतनी टेंशन नहीं है, NBS याद कर लो, नाम तो आ जाएगा धीरे धीरे। N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS दिया मैंने, उससे भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन चला जाएगा। तो एलाइलिक लोकेशन तुमको पता है, तो ये सारे रिएक्शन तुम्हारे हाथ में है। हाँ, एलाइलिक ही नहीं पता तो कर लो, क्या करोगे? तो अब अगर मेरे को एक जेई मेंस का क्वेश्चन बनाना है, ABC, 3 प्रोडक्ट बनवाए मैंने पहले तुमसे, और फिर लिखा A और B आर सेम, B और C आर सेम, A और C आर सेम, या कुछ भी, एक ही में खत्म हूं मैं। तो पर्पस क्या है? पर्पस तो है भाई किसी को प्रोडक्ट पता है कि नहीं। तीनों प्रोडक्ट पता लगने के बाद मेरा सवाल क्या कहता है? A ऑप्शन और C ऑप्शन आर सेम, A और C आर एक्चुअली सेम, यस। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये गोला बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 3 गोले हैं, मतलब गोले में 3 एरो है, तो जेई मेंस का क्वेश्चन है, और यही एरो अगर 6 हो गए, 7 हो गए, तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है। बस ये, सॉरी, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट बताइए, ये बताइए और जाइए इस पे जो क्वेश्चंस पूछ रही है। प्रोडक्ट, रेडिकल यहां सोचो, प्रोडक्ट वहीं बनाओ। एक का आंसर 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्यों नहीं? क्योंकि अब जब सोचना, बहुत सही आंसर है। दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखो, या तो H इधर वाला सब्स्टिट्यूट होगा, या H इधर वाला सब्स्टिट्यूट होगा। 10% तो ये बनेगा, 90% ये बनेगा। क्यों? सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो इसके नीचे मेरा आ गया मेजर। यही आपको जीओसी में कहा था, मेजर माइनर इंटरमीडिएट तक है जीओसी, इंटरमीडिएट के बाद है आगे के ऑर्गेनिक के चैप्टर। तो इसका प्रोडक्ट अगर मैंने पूछा, बहुत अच्छा आंसर आया, एकदम से आया, शायद 2 सेकंड के अंदर आया, तो आज की क्लास तो कामयाब है। अगली क्लास में भूले बैठे हुए तो रिटेंशन बर्बाद है। 2 ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज NBS देती तो क्या होता? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहां वाले तो सेम बोल रहे हैं। मुझे लग गया था वहां एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसलिए उसको क्लियर करने के लिए लाई हुई है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहां वाले कह रहे हैं सेम। सेम ही होगा।
ये रेड कलर से क्या लिखा है? ये सिर्फ एलाइलिक को जाके सब्स्टिट्यूट करता है। यहां कहां है एलाइलिक? तो यहां क्या लिखूंगी? ऑर्गेनिक में नो रिएक्शन इज गोइंग टू बी ठीक ठाक पॉपुलर। NBS is exclusively for allylic. Similarly, yes, you got it right. ये मेरे को लास्ट स्लाइड पे मेरे बोलने के तरीके से समझ आ गया था कि कम्युनिकेट गलत हो गया है। आई रियलाइज कि मैं जो बोल रही हूं उससे क्या जा रहा है मैसेज, उसको करेक्ट करने के लिए मैं फिर से लेके आ रही हूं ताकि आप एग्जाम्पल से उस बात को समझ सकें। यहां भी क्या लिखूंगी भाई? ये तो करता ही है। बाई चांस इसमें लोकेशन उस वाले में एलाइलिक बन गई थी, ना भी बनती एलाइलिक तो ये इसको करता। इसका तो काम ही है ब्रोमीन विद H2 का। लेकिन ये दोनों एक्सक्लूसिव एक ही काम करते हैं, सिर्फ ढूंढेंगे एलाइलिक और उसी को जाके अटैक करेंगे। आज की क्लास में आए रिएजेंट्स रिवाइज करवाओ, खोल सकते हो कॉपी। आज की क्लास में आए हुए रिएजेंट्स तो आज की डीपीपी आपने ले ली है, नाम मात्र रिएक्शन होंगे आपसे, नाम मात्र रिएक्शन, सिर्फ हेलोजेंस, हेलोजिनेशन तो सारा ही हो जाएगा और हेलोजिनेशन के अलावा कोई और कर मत लेना, डाउट मत ले आना उसका। चलो मैं पूछती हूँ, छोड़ो गिलमैन, मैं पूछती हूँ जिंक विद HCl का काम क्या होता है? आई डोंट नीड नेम, आई नीड उसका काम क्या होता है, क्या ढूंढ के क्या करता है, किसको? इसका काम होता है जिंक प्लस HCl। लास्ट क्लास में भर्ती वाला उदाहरण इसी के लिए दिया था। जिंक प्लस HCl रिडक्शन करता है, प्लीज ये शब्द चाहिए आप क्योंकि किसी को H देता है। जिंक प्लस HCl मिलके क्या करते हैं? सिर्फ रिड्यूस, सामने वाले को हाइड्रोजन देते हैं। अकेला जिंक क्या करता है? क्या कर रहे हो यार? अकेले जिंक का रोल क्या है लाइफ में? उसको +2 बनाना है। उसको कोई भी नेगेटिव चीज मिल जाए, चाहे एक ऑक्सीजन मिल जाए चाहे 2 हेलोजन मिल जाए। और इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर जगह मैंने उसको डीहेलोजिनेशन के लिए पढ़ा कि आप डुप्लीकेशन पे आ रहे हो, दिमाग खराब है। डुप्लीकेशन तुम्हारा तुम्हें वुड्स में भी मिलेगा, मतलब बहुत कोल्ड्स में भी मिलेगा। फंसने वाले काम क्यों करते हो? डुप्लीकेशन कहाँ नहीं मिला? पिछली क्लास में हर जगह डुप्लीकेशन बट रहा था। तो डुप्लीकेशन तो बाद में रेडिकल बनने के बाद उनकी मजबूरी होगी, उनको डुप्लीकेट होना पड़ा। जिंक में थोड़ी कहा डुप्लीकेट होने को, जिंक में तो 2 Cl ली और चल पड़ा। जिंक का काम बस इतना ही था, बाकी पीछे बचे हुए अपना देखें। तो जिंक का काम क्या है? +2 में कन्वर्ट होना, सामने वाले से नेगेटिव चीज लेना, वो भी तो रिडक्शन है। ओके, जिंक हो गया, जिंक प्लस HCl हो गया, ठीक है। Cl2 विद HNu का क्या काम है? होमोलिटिक फिशन करना, बस। Cl2 विद HNu एक ही काम करता है, होमोलिटिक फिशन। आगे तुम देखो, मैंने रेडिकल बना दिया, तुम क्या देखो, आगे एल्केन आया तो वो उस पर स्टार्ट चेन रिएक्शन, राइट।